तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया छोटी क्लास से ही होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे फूड या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है जो आप बहुत दिनों से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस का मशीनरी पढ़ेंगे, कौन से एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है, कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है, कितने स्टेप में ये परफॉर्म होता है, वो सारी चीज़ें समझने वाले हैं। दूसरा ये पार्ट जो होगा वो हायर प्लांट्स। देखो फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स नहीं करते, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया भी करता है, फोटोसिंथेसिस एल्गी भी करता है जो कि लोअर प्लांट में आता है, और फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट भी करते हैं जो लैंड प्लांट्स होते हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं। ये तीनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इन तीनों में से हमें कौन सा पढ़ना है, सिर्फ हायर प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस मशीनरी। तो ये हमें पहले तो क्लियर होना चाहिए, बेसिक चीज़ें। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, एक इक्वेशन लिखते हैं। भाई फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, उसको हमें सिंथेसाइज करना है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। तो एक इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन लिखते हैं, CO2 + H2O। ये रॉ मटेरियल है। इन रॉ मटेरियल को हम कंबाइन करके क्या बनवाएंगे? ग्लूकोज बनवाएंगे जो कि फूड है, एक टाइप का फूड है। बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर और ऑक्सीजन हमको मिलता है। इस इक्वेशन को पहले तो बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। ये 6 लिख दो यहाँ पे, 6 और 6, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं CO2 और ये दोनों रॉ मटेरियल्स हैं। हाँ, इन रॉ मटेरियल्स का नेचर क्या है? इनऑर्गेनिक आयन की फॉर्म में। ये दोनों कैसे हैं? इनऑर्गेनिक। ठीक है, अगर हम हमारा प्रोडक्ट देखें, जो मेन प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज, मतलब ऑर्गेनिक। ये दोनों बाय प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे वाटर और ये दोनों बाय प्रोडक्ट होते हैं। बाई प्रोडक्ट में भी ये मेटाबॉलिक वाटर है, मतलब हमारी बॉडी में ये यूज हो जाएगा, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक वाटर। और ऑक्सीजन तो गैस की फॉर्म में होता है, ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को ऑर्गेनिक फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला तो सनलाइट एनर्जी। भाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी एनर्जी? सनलाइट एनर्जी। और सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होना चाहिए, कलर्ड मॉलिक्यूल होना चाहिए, जिसकी वजह से प्लांट हमें ग्रीन कलर के एक्चुअल में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन में हम एटम्स का मूवमेंट समझते हैं। भाई जो ग्लूकोज में कार्बन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? CO2 से आ रहा है। इसका जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रहा है? इसका ऑक्सीजन जाता है यहाँ पे और यहाँ पे। जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन है और जो वाटर में ऑक्सीजन है वो यहाँ से आ रहा है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जितना भी मॉलिक्यूल है, जितने भी एटम्स हैं, वो इस वाले वाटर से आते हैं। जो पूरा का पूरा ये वाटर, ऑक्सीजन का वाटर है, वो कहाँ जा रहा है? O2 के वाटर के अंदर जा रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन पूरा का पूरा कहाँ से आता है? वाटर से। इसीलिए हम यहाँ पे 12H2O और यहाँ पे 6H2O को नहीं काटते, वरना आपने देखा होगा भाई बैलेंस करने के लिए हम काट सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑक्सीजन है ये पूरा का पूरा वाटर से आएगा। अगर हम यहाँ पे H2O को काट देंगे तो कभी भी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इसको नहीं काटते यहाँ पे। तो ये हमने इसका मूवमेंट समझ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस किस तरह की रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में अगर ध्यान से देखो तो जो रॉ मटेरियल है CO2, क्या इसका रिडक्शन हो रहा है? यहाँ पर देखो ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। अच्छा, इसका रिडक्शन हो रहा है। और जो H2O है इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। H2O का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। H2O हमारा कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन बुलाते हैं। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन होने के साथ में हम इसको एक और नाम देते हैं, फिजिको-केमिकल प्रोसेस। फिजिको-केमिकल प्रोसेस। फिजिको-केमिकल का मतलब है हमारे पास में जो एनर्जी सोर्स बाहर से आ रहा है वो सनलाइट है, जो कि एक फिजिकल एनर्जी सोर्स है, और हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फूड में। फूड एक केमिकल एनर्जी सोर्स है। तो फिजिकल एनर्जी सोर्स जो कि सनलाइट एनर्जी है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम फिजिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इसीलिए इसको फिजिको-केमिकल पाथवे भी बुलाया जाता है।
एक और चीज़ हमें ध्यान देनी है कि भाई हमने तो यहाँ पे समझने के लिए फोटोसिंथेसिस को एक सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, लेकिन अपने दिमाग में कभी भी ये बात नहीं बिठानी कि फोटोसिंथेसिस एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस एक सिंगल स्टेप रिएक्शन ना होकर के एक पाथवे है। रिएक्शन और पाथवे में क्या फ़र्क होता है बेटा? देखो, पाथवे जो होता है वो मल्टी स्टेप होता है, जिसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे प्रोसेस होते हैं, और कई सारे जो स्टेप, कई सारी जो रिएक्शन है वो मिल करके एक कंप्लीट पाथवे का फॉर्मेशन करती हैं। तो फोटोसिंथेसिस भी कई सारे स्टेप्स में, कई सारे स्टेप्स के अंदर में पूरा होता है। तो ये बेसिक बातें हो गई फोटोसिंथेसिस की। अगर ध्यान से देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस को करवाने के लिए हमारे पास में 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। भाई फोटोसिंथेसिस को करवाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी? CO2 होना चाहिए, दूसरा लाइट होनी चाहिए, तीसरा क्लोरोफिल होना चाहिए। ये तीनों रिक्वायरमेंट्स है ना, इनके बिना फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या हो अगर मैं ये बोलूँ कि इन रिक्वायरमेंट्स को प्रूफ करना आज के टाइम पे बहुत ईजी है। आपके पास अगर एक सिंपल सा केमिकल होगा तो आप इन रिक्वायरमेंट्स को आराम से प्रूफ कर लोगे, या फिर कुछ बेसिक केमिकल्स अगर आपके लैब में प्रेजेंट है तो इन रिक्वायरमेंट्स को प्रूफ करना स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत ईजी है। ईजी लैब एक्सपेरिमेंट से हम प्रूफ कर सकते हैं। इनको प्रूफ करने का जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इजी लैब एक्सपेरिमेंट्स जो आज के टाइम पे हम बच्चों को करवा सकते हैं, पहले तो हम उनको डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। पर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई फोटोसिंथेसिस किसी पत्ते में, किसी प्लांट में, मान लो ये पत्ता है, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है या फिर नहीं हुआ है, उसका रेट कितना है, वो हम कैसे पता करते हैं? उसके लिए एक टेस्ट होता है, स्टार्च टेस्ट, जिसको स्टार्च आयोडीन टेस्ट भी बोलते हैं। आपको पता होगा भाई, खाना जब भी बनता है, जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद में वो ग्लूकोज बनाता है, और प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अच्छा, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो मतलब स्टार्च बनेगा। फोटोसिंथेसिस जितना तेजी से होगा, स्टार्च उतना ज़्यादा तेजी से बनेगा, स्टार्च उतना ज़्यादा बनेगा। स्टार्च आयोडीन टेस्ट में हम यही स्टार्च मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखो, स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा हेलिकल होता है, ऐसे हेलिक्स बने होते हैं इसके अंदर में, ऐसे हेलिक्स बने होते हैं ऐसे। अब इन हेलिक्स के अंदर में अगर आप आयोडीन आयन डाल दोगे, पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व होकर के आयोडाइड आयंस बना देता है, I3 आयंस। ये जो I3 आयंस है ना, ये जाकर के इन हेलिक्स में ट्रैप हो जाते हैं, इन हेलिक्स में ट्रैप हो जाते हैं। और इन हेलिक्स में ट्रैप होने की वजह से जब हम आयोडीन को, इसको स्टार्च और आयोडीन को मिक्स करते हैं पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ में, तो एक वॉयलेट कलर प्रोड्यूस होता है, वॉयलेट कलर प्रोड्यूस होगा। ये होता है स्टार्च आयोडीन टेस्ट। अच्छा, जहाँ पे स्टार्च ज़्यादा होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, वहाँ पे वॉयलेट कलर हमें ज़्यादा इंटेंस दिखाई पड़ेगा। ये इसका बेसिक है कि हम कैसे पता करते हैं कि किसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ या फिर नहीं हुआ। अब इसको इस्तेमाल करके हम कुछ बेसिक जो फोटोसिंथेसिस के रिक्वायरमेंट है उनको लैब लेवल पर प्रूफ करते हैं। पहला है लाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट या फिर सनलाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हो अगर हम एक पत्ते को लें या फिर एक प्लांट पार्ट को लें जो फोटोसिंथेसिस करता हो और उसको एक ब्लैक स्ट्राइप से कवर कर दें। मान लो हमारे पास में ये एक पत्ता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा था, अब इसको हमने एक काली स्ट्राइप से, यहाँ पे हम काला नहीं बनाएंगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड, ये काला ही है बैकग्राउंड, तो हम इसको वाइट से बना रहे हैं, बट ये ब्लैक स्ट्राइप होती है जनरली, ब्लैक स्ट्राइप, क्योंकि ब्लैक लाइट को पास नहीं होने देता। फिर हमने इसको सनलाइट में रख दिया, इस प्लांट को हमने कहाँ रख दिया? सनलाइट में। अच्छा, क्या इस लीफ की पूरी सरफेस पे सनलाइट गिरेगी? हाँ, पूरी सरफेस पे सनलाइट फॉल करेगी, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, जो जहाँ पे ब्लैक स्ट्राइप प्रेजेंट है। कुछ देर सनलाइट में रखने के बाद में हम इस पत्ते को तोड़ देंगे। जब इस पत्ते को तोड़ा, इस पे से ब्लैक कवर हमने हटा दिया, फिर हमने इसमें आयोडीन टेस्ट किया। जब आयोडीन टेस्ट किया तो पूरी लीफ में आयोडीन टेस्ट वॉयलेट कलर पॉजिटिव आया, मतलब वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था। बट जहाँ पे हमने स्ट्राइप लगाया था, ये जो काला पट्टा लगाया था, वहाँ पे आयोडीन टेस्ट फेल हो जाता है, या फिर बहुत ही वीक कलर का, बहुत ही डल वॉयलेट कलर आएगा। मतलब यहाँ पे स्टार्च कम बना है, स्टार्च कम बना है मतलब फोटोसिंथेसिस कम हुआ। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, दूसरा एक्सपेरिमेंट CO2 की रिक्वायरमेंट। फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 एक रॉ मटेरियल है। बिना CO2 के खाना या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल बनाओगे किसका? कार्बन तो CO2 से ही आता है। अच्छा, CO2 को अगर हम हटा दें, मान लो अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लांट पार्ट से
CO2 को माइनस कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि CO2 को माइनस करने से क्या फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा है या फिर घटा है। अगर घट रहा होगा तो सिंपल सी चीज़ है कि CO2 बहुत ज़्यादा असेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम यही करते हैं, हम एक प्लांट लेते हैं, मान लो ये एक प्लांट है, इसमें एक पत्ता लगा हुआ है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मान लो ये प्लांट पत्ता है, और इस पत्ते पर हमने एक ग्लास कवरिंग लगा दी। हमने इस पत्ते के ऊपर में क्या लगा दिया, एक ग्लास की कवरिंग। ये ग्लास बॉटल है या फिर ग्लास की कवरिंग है, ठीक है। अच्छा, इस ग्लास की कवरिंग को हमने क्यों यूज़ किया, ताकि सनलाइट इजीली क्रॉस कर सके, हमें सनलाइट चाहिए। अब इस ग्लास के अंदर में हमने क्या डाल दिया, हमने डाल दिया यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल है ये किसके क्रिस्टल है, KOH के क्रिस्टल। अच्छा, KOH का काम होता है CO2 को ट्रैप करना। जितनी भी CO2 होती है वो KOH के साथ में रिएक्ट कर जाती है और रिएक्ट करके बना देती है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्या बना देती है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट। क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा CO2 पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाने में चला गया, तो जितना भी CO2 यहाँ पे होगा क्या वो खत्म हो जाएगा, हाँ, सारा का सारा CO2 क्रिस्टल की फॉर्म में चला गया। फिर हम इस सेटअप को सनलाइट के अंदर छोड़ देंगे, कुछ टाइम के लिए सनलाइट में इसको छोड़ दिया। फिर सनलाइट में छोड़ने के बाद में इस पत्ते को तोड़ेंगे और इस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे। जब हम इस पर आयोडीन टेस्ट करते हैं तो क्या पता लगता है कि भाई जितना पत्ते का भाग बाहर था, बॉटल के अंदर में नहीं था, वो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव देता है, मतलब वहाँ पे स्टार्च बना है, फोटोसिंथेसिस अच्छा हुआ है। लेकिन यहाँ पे स्टार्च टेस्ट नेगेटिव या फिर बहुत कम आता है, मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हुआ है। और फोटोसिंथेसिस अच्छे से ना होना इसका सबूत है कि CO2 यहाँ पर नहीं था, बाकी सारी चीज़ें तो थी ही, और CO2 नहीं होने से फोटोसिंथेसिस कम होता है, मतलब CO2 की रिक्वायरमेंट भी हमने प्रूव कर दी। इसी एक्सपेरिमेंट को एक नाम भी दिया जाता है स्पेशल हाफ लीफ मोल एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ या मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इसका ये नाम है। तीसरा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसकी भी ज़रूरत होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बिना पिगमेंट के लाइट को हम कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे। प्लांट बिना लाइट को कैप्चर किए उसको यूज़ कैसे करेगा, उसकी एनर्जी कहाँ से लाएगा फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी लगने वाली है वो लाइट ही प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ क्या होती है, ऐसी लीफ जो पैची हो, जो पैची हो। कभी आपने लीफ देखी होगी जिसका बहुत सारा हिस्सा तो हरा होता है लेकिन बीच बीच में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, पीले कलर के पैचेस बने होते हैं, ऐसे पीले कलर के पैचेस बने होते हैं, इसी पैचेस लीफ को बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। हमने क्या किया, इस वेरीगेटेड लीफ जो कि एक प्लांट पे लगा हुआ था, इस पे उठाया और इसमें स्टार्च टेस्ट करेंगे। इसको उठा करके हम इस पे स्टार्च टेस्ट करेंगे। जब स्टार्च टेस्ट करते हैं तो इस पत्ते में हमें दिखाई पड़ता है, तो जिन जगहों पे क्लोरोफिल था, मतलब ये हरे हरे कलर का था, जिन जगहों पे ये हरे कलर का था वहाँ तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन जिन जगहों पे पैचेस था इन जगहों पे स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आता है। इससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि भाई जो लाइट है, जो क्लोरोफिल है, जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है वहाँ पीले रीजन है, और बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स के टाइम यूज़ से, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स की मदद से आज के टाइम पे ये प्रूफ कर सकते हैं बहुत ईजिली कि लाइट ज़रूरी है, CO2 ज़रूरी है, और क्लोरोफिल की ज़रूरत फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है। ये तो आज के बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हैं बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन हर टाइम हमें ये बातें नहीं पता थी। भाई आज हम बहुत सिंपली इन चीज़ों को बता सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट्स, इन्हीं चीज़ों को प्रूव करने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने इजी लेवल पर देख लिया बच्चों को समझाने के लिए, पर साइंटिस्ट ने कैसे इन चीज़ों को तक पहुँचे, उन्होंने कैसे ये सब चीज़ें फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कवर की, वो भी हमें NCERT में दी गई हैं इन द नेम ऑफ टॉपिक अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस पे किए गए अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हम साइंटिस्ट्स की बात करेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया और क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फोटोसिंथेसिस के बारे में वहाँ से जनरेट हुआ, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। पहला सबसे नोटेबल कंट्रीब्यूशन आता है जोसेफ प्रिस्टली नाम के एक साइंटिस्ट का। जोसेफ प्रिस्टली नाम के एक साइंटिस्ट का, ये एक्चुअल में केमिस्ट थे, केमिस्ट्री पे काम कर रहे थे।
इन 1770 में क्या कर रहे थे, इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि सारे एक ही टाइप के एक्सपेरिमेंट थे, जिनको बुलाया जाता है ग्लास बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये एक बेल यूज़ करते थे, ग्लास का ऐसा जार यूज़ करते थे जो बेल शेप का होता था। तो ये एक ग्लास का जार यूज़ करते थे जो बेल शेप का होता था। इस बेल जार को यूज़ करके इन्होंने क्या किया, 2 सेटअप बनाए। पहला सेटअप इन्होंने बनाया जहाँ पे बेल जार को इन्होंने उल्टा करके रख दिया और उस के अंदर कैंडल रख दी, एक बर्निंग कैंडल जो कि बर्न कर रही थी, और दूसरा एक माइस रख दिया, यहाँ पे एक माइस रख दिया। अब इस कैंडल को जलाने के लिए इन्होंने कन्वेक्स लेंस या फिर मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ करके सनलाइट की मदद से इसको ये इग्नाइट करते थे। आपको मालूम होगा मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर अगर हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके एक जगह पे लाइट को कंसंट्रेट कर दें तो उससे वो काफ़ी गर्मी पैदा हो सकती है, आग लग सकती है। तो इस तरह से ये सनलाइट को बर्न करते थे बार बार। अच्छा, ये जब भी इस लाइट को कैंडल को जलाते थे तो देखा जाता था कि जो माइस है थोड़ी देर बाद ये मर जाता था और ये जो कैंडल है ये एक्सटिंग्विश हो जा रही थी। ये कितनी भी बार जला लो ये थोड़ी देर में ही एक्सटिंग्विश हो जा रही थी। अच्छा, जोसेफ प्रिस्टली ने इसका कंक्लूजन निकाला कि हमने जो ये स्पेस लिमिट कर दिया, यहाँ पे एयर तो लिमिटेड है, यहाँ पे एयर तो लिमिटेड है, तो एयर का कोई कंपोनेंट है, एयर में कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो ये यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करने की वजह से वो ख़त्म हो जाता है और ये डेथ हो जाती है। फिर इन्होंने दूसरा सेटअप बनाया। इसी सेटअप में इन्होंने दूसरा मॉडिफिकेशन किया जहाँ पे इन्होंने एक बर्निंग कैंडल रखी, एक माइस रखा, जिंदा चूहा रखा, माइस रखा, लेकिन साथ में अब की बार मिंट का प्लांट रख दिया। यहाँ पे एक प्लांट भी रख दिया, एक पौधा रख दिया जिसको बोलते हैं मिंट प्लांट। ठीक है। अब जब इन्होंने इस सेटअप को सनलाइट में रख दिया तो देखा गया कि जो कैंडल थी वो जलती रही और जो माइस था वो मरा नहीं। अब की बार जो माइस था वो अब की बार नहीं मरा। इससे इन्होंने ये कंक्लूजन बनाया कि भाई जब माइस और कैंडल हैं वो एयर में से किसी कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हैं, एयर को डैमेज करते हैं, और जो काम ये माइस और कैंडल करते हैं, जो भी कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रिवर्स कर देता है ये प्लांट। मतलब प्लांट सेम चीज को रिवर्स कर रहा है। बस इतना वो कंक्लूजन बता पाए थे। इनका जो कंक्लूजन था वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि भाई प्लांट लाइफ में एयर की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम प्लांट की लाइफ में देखें तो एयर की क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें कहाँ से पता लगती है, किस एक्सपेरिमेंट से पता लगती है? ये हमें पता लगता है जोसेफ प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट में। आपको हमेशा याद रखना है, इन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये प्रूफ नहीं कर पाए थे कि ये जो गैस की ये बात कर रहे हैं वो ऑक्सीजन है, वो ये कभी भी नहीं बता पाए थे। उन्होंने सिंपल सा बस यही बोला था कि कोई एयर का ऐसा कंपोनेंट है जो माइस और बर्निंग कैंडल उसको रिमूव कर रहे हैं और जो मिंट प्लांट है वो उसको रिस्टोर कर रहा है, सिर्फ इतना सा। बड़ी मज़ेदार बात यह भी है कि जोसेफ प्रिस्टली ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। जैसा मैंने बताया था कि ये पेशे से एक केमिस्ट थे, केमिस्ट्री के रिसर्चर थे, तो इन्होंने कई सारी गैसेस का डिस्कवरी किया, उसी में से इन्होंने ऑक्सीजन की भी डिस्कवरी करी है। लेकिन प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ये बात उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी भी कंक्लूड नहीं की थी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जो दूसरा नाम आता है दैट इज जेन इंजनहॉज। जेन इंजनहॉज, ठीक है। जेन इंजनहॉज ने सबसे पहले तो प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया ये देखने के लिए कि कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर है जो प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल करता है। उन्होंने क्या किया, प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट को 2 जगह पे रखा। पहले उसको एक बार सनलाइट में रखा और जो दूसरा सेटअप बनाया उसमें डार्क में रखा, मतलब वहाँ पे सनलाइट नहीं थी, वहाँ पे लाइट नहीं थी। उन्हें ये दिखाई पड़ा कि भाई जब उन्होंने सनलाइट के अंदर सेटअप रखा था तो उनको सेम वही रिजल्ट मिले जो प्रिस्टली को मिले थे। मतलब जो कैंडल थी वो जलती रहेगी और जो माइस है वो अब की बार नहीं मरेगा।
लेकिन जब हम डार्क में उस सेटअप को प्लेस कर देते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो रिजल्ट वहाँ पे क्रिस्टली जैसा दिखाई नहीं पड़ता। उस टाइम पे जो कैंडल है वो भी बुझ जाती है और जो माइस है वो भी मर जाता है। इससे इन्होंने कंक्लूजन बनाया कि भाई जो प्लांट एयर को रिलीज करते हैं, या फिर जो बाद में इन्होंने ऑक्सीजन भी प्रूफ की थी, लेकिन जो प्लांट एयर या फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में रिलीज करते हैं। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये तो प्रूफ हो गया कि सनलाइट इज असेंशियल। तो सनलाइट की नेसेसरी किसने प्रूफ की? जेन इंजन हॉज ने। फिर इसके बाद इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि प्लांट जो एयर रिलीज करते हैं, जो गैस रिलीज करते हैं, वो गैस का नेचर क्या है, वो गैस का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, वो कौन सी गैस है। इसको पता करने के लिए इन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उस दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट का इस्तेमाल किया। उस एक्वेटिक प्लांट का नाम है हाइड्रीला। हाइड्रीला एक एंजियोस्पर्म होता है, हायर प्लांट होता है जो कि एक्वेटिक प्लांट है, पानी में पाया जाता है। उसको बड़ा सा पानी का ड्रम बनाया और हाइड्रीला को यहाँ पे ग्रो करने दिया। ये हाइड्रीला के पत्ते हैं। अच्छा, हाइड्रीला की बॉडी में कुछ नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है, कुछ नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है, ठीक है। ये पानी है। फिर इन्होंने क्या किया, इसको एक फनल से ऐसे कवर कर दिया, एक फनल से ऐसे कवर कर दिया, और इस फनल के ऊपर में एक टेस्ट ट्यूब बिठा दी इस तरह की। इस फनल के ऊपर में क्या डाल दी? एक टेस्ट ट्यूब। अब इस पूरे सेटअप को ले जाकर के सनलाइट में रख दिया। सब कुछ ग्लास का है तो सनलाइट इजीली क्रॉस कर सकती है। जब सनलाइट क्रॉस कर रही थी तो यहाँ पे ऑक्सीजन बबल बनना स्टार्ट हुए, मतलब गैस के बबल बनना स्टार्ट हुए। अच्छा, गैस के बबल सिर्फ उन जगहों से निकल रहे थे जो प्लांट का पार्ट ग्रीन कलर का था। जो प्लांट का पार्ट ग्रीन नहीं था, मान लो ये वाला पार्ट ग्रीन नहीं है, तो यहाँ से कोई बबल नहीं निकल रहे थे। बबल सिर्फ उन एरियाज से निकल रहे थे जो ग्रीन कलर के थे। इसका मतलब पहला कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट से जेन इंजन हॉस ने यह बनाया कि जो ग्रीन कलर है प्लांट का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर क्यों आता है आज के टाइम पे हमें मालूम है, ड्यू टू क्लोरोफिल। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट है वो किसने बताया था? जेन इंजन हॉस ने। फिर ये एयर जाकर के कहाँ पर ट्रैप हो गई? ये एयर जाकर के इस वाले सेक्शन में जाके ट्रैप होने लगी। भाई उन्होंने ऐसा सेटअप बनाया था कि एयर यहाँ से मूव ना कर पाए, तो एयर जाके ट्रैप हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, इस एयर का केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल एनालिसिस किया, तो उससे पता लगा ये जो एयर निकल रही है वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। ये किसने बताया? जेन इंजन हॉस ने। तो जेन इंजन हॉस के काफ़ी सारे कंक्लूजन है। पहला, जो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है वो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में रिलीज करता है, सनलाइट की एब्सेंस में तो रिलीज करेगा नहीं। दूसरा, इन्होंने बताया कि जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस करता है। आज के टाइम हमें मालूम है ड्यू टू क्लोरोफिल, पर उन्होंने क्लोरोफिल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ ग्रीन पार्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। तीसरा कंक्लूजन उन्होंने क्या बनाया कि जो गैस रिलीज होती है वो ऑक्सीजन है। ये सबसे पहली बार जेन इंजन हॉस ने ही बताया था। पहले हमें ये नहीं पता था कि कौन सी गैस प्लांट रिलीज कर रहा होता है। तो ये 3 कंक्लूजन जेन इंजन हॉस के हमें याद रखने हैं। अच्छा, अभी तक हमने पूरे एक्सपेरिमेंट, जितने भी अर्ली एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। तो लोगों को ये लगा कि भाई प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बनाने के लिए ही करता है, पर क्या सच्चाई ऐसी है? नहीं। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजन बनाने के लिए नहीं करता। ऑक्सीजन तो उसका बाई प्रोडक्ट है, उसका मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज या फिर स्टार्च। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसका सबसे मेन प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है प्लांट्स के हिसाब से? ग्लूकोज या फिर स्टार्च। इस चीज को सबसे पहली बार बताया था वैन जूलियस वॉन सैच्स। एक तीसरे साइंटिस्ट अब हमें ये लिखने हैं, जूलियस जे वैन सैच्स। इन्होंने 1854 में कुछ अपने कंक्लूजन बनाए। भाई इन्होंने सबसे पहली बार बताया, सबसे पहली बार प्रूफ किया कि जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बनाने के लिए नहीं करते। क्या बनाने के लिए करते हैं? ग्लूकोज। मतलब जो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? ग्लूकोज।
जब फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन जाता है तो उसको स्टोर करने के लिए वो किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। तो प्लांट्स हमेशा ग्लूकोज को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, और किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में। तो प्लांट्स का मेन प्रोडक्ट स्टार्च है, ये किसने बताया? वॉन सैच्स ने। एक और चीज़ इन्होंने बताई कि भाई जो ग्रीन कलर है, जो ग्रीन सब्सटेंस प्लांट बॉडी में पाया जा रहा है, जिसके बारे में जैन इंजन हॉस्ट बात कर रहे हैं कि ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनील में लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। सेल के अंदर में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनील होता है जिसमें लोकेटेड है, जो आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोफिल कहाँ पे लोकेटेड होती है? क्लोरोप्लास्ट में। ये पहली बार किसने बताया था? वॉन सैक्स ने। इन्होंने क्लोरोप्लास्ट टर्म नहीं यूज़ किया था, इन्होंने बोला था जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है प्लांट में, वो एक सेल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेशल सेगमेंट होता है, सिर्फ वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा वॉन सैक्स का एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं T.W. एंजेलमैन की। T.W. एंजेलमैन, इनका भी एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, बहुत ज़्यादा एडवांस एक्सपेरिमेंट था इनका। इन्हें ये तो पता लग गया कि भाई प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, पर इनको ये पता लगाना था कि भाई सनलाइट की प्रेजेंस में भी किस वेवलेंथ पर, क्योंकि सनलाइट तो एक मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ या फिर मिक्सचर ऑफ रेडिएशन होता है। सनलाइट कोई एक सिंगल रेडिएशन तो है नहीं, एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट तो है नहीं, वो तो मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ्स है, मिक्सचर ऑफ रेडिएशंस है। तो इनको ये समझना था कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस विजिबल लाइट की प्रेजेंस में होता है, ये भी हमें पता था कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट की प्रेजेंस में होता है। लेकिन विजिबल लाइट भी तो खुद एक रेंज ऑफ लाइट है ना, 400 से लेके 700 नैनोमीटर। 400 पे हमारा ब्लू कलर रहता है और 700 पे रेड कलर रहता है, जिसको हम विब्ग्योर बोलते हैं। ये पूरा अलग अलग टाइप के कलर होते हैं, जिसको हम पूरा स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम यानी कि रेंज ऑफ वेवलेंथ, स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ। तो किस वेवलेंथ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, किस पे कम होता है, किस पे कितना रेट होता है, ये इनको पता करना था। तो T.W. एंजेलमैन ने क्या किया? एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने उठाया एक बड़ा सा ग्लास बीकर, उसमें भर दिया पानी। अच्छा, उस पानी के अंदर में एक ग्रीन एल्गी, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, जिसको बोलते हैं क्लेडोफोरा। ये जो फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, इसका नाम क्या है? क्लेडोफोरा। इसको प्लेस कर दिया। ये ग्रीन एल्गी है, एक्वेटिक एल्गी है। अच्छा, इसके साथ में इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए। एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन को ग्रो करने वाले एरोबिक बैक्टीरिया का एक सस्पेंशन बना दिया इस बीकर में। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे ऐड कर दिए। अब इन्होंने क्या किया? वाइट लाइट को यहाँ से फॉल कराया। भाई यहाँ से इन्होंने क्या कराया? वाइट लाइट को गिराया। लेकिन वाइट लाइट आपको मालूम है कि कोई 7 डिफरेंट टाइप ऑफ विजिबल डिफरेंट कलर ऑफ लाइट से मिलकर के बनी होती है, जिसको इन्होंने स्प्लिट किया यूजिंग अ स्पेक्ट्रम। आपको मालूम होगा प्रिज्म का इस्तेमाल करके हम डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट की मदद से जो कलर ऑफ लाइट है उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इन्होंने यही किया, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को इन्होंने सेपरेट कर दिया। मान के चलेंगे कि भाई सेपरेट हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। अलग अलग कलर ऑफ लाइट में ये सेपरेट हो गया। यहाँ पे है ब्लू कलर, ये भी मान के चलना है कि ये ब्लू कलर है, और ये रेड कलर, और बीच में पूरा का पूरा यहाँ पे येलो कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर, इस तरह का विब्ग्योर में ये सेपरेट हो गए। 7 कलरों में सेपरेट हो गए। जब ये 7 कलरों में सेपरेट हुआ, यहाँ पे सनलाइट गिरना स्टार्ट हुई, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करेगा? बिल्कुल। अच्छा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हुए ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये भी सही बात है। अच्छा, जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, क्या वहीं पे ये बैक्टीरिया जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है वो जाकर के कंडेंस हो जाएगा? क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए, भाई इसको ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए। तो जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, ये बैक्टीरिया जाकर के वहीं पे कंडेंस हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया जो कंडेंस हो रहा था ना, वो एक पर्टिकुलर शेप में हो रहा था। 2 पीक मिले इनको जहाँ पे बैक्टीरिया कंडेंस हो रहा था। एक यहाँ पे ब्लू रीजन में पीक मिला, जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहे थे, और एक पीक इनको मिला, ये पूरा इस तरह से यहाँ पे भी कंडेंस होंगे। मतलब ब्लू रीजन में बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहे थे बहुत सारे,
और रेड रीजन में बहुत सारे बैक्टीरिया, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया दिखाई दे रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे थोड़े बैक्टीरिया, यहाँ पे भी बैक्टीरिया थे पर थोड़े बैक्टीरिया। इससे ये प्रूफ हुआ कि जो रेड लाइट और ब्लू लाइट है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा तेजी से चलता है, फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा फास्ट होता है बजाय कि ग्रीन और येलो रीजन में। इसी को बुलाया जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसकी बात हम दोबारा करेंगे जब लाइट रिएक्शन पढ़ रहेंगे। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो विजिबल लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ है या फिर डिफरेंट कलर की जो लाइट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट किस वेवलेंथ पे किस कलर में ज़्यादा है और किस कलर में कम है, इसको पता करना, इसका ग्राफ बनाना पूरा। इसी ग्राफ को बुलाया जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे पहली बार फोटोसिंथेसिस का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसने बनाया? TW एंजलमैन ने। काफ़ी एडवांस काम है, इसको हम फिर से यूज़ करने वाले जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद हमें ये तो क्लियर हो गया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट के फोटोसिंथेसिस की कई सारी डिटेल्स भी हमारे पास आने लगी। प्लांट फोटोसिंथेसिस करके बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं एज मेन प्रोडक्ट, स्टार्च का सिंथेसिस करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चलने लगी। लेकिन उसी टाइम पर एक और बात पता लगी कि प्लांट इकलौते ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्लांट्स के साथ में बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो उसी टाइम पे हमें ये पता लगा कि जो बैक्टीरिया है कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जब ये बात पता लगी तो हमारे पास क्वेश्चन ये बना कि क्या बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस और प्लांट का फोटोसिंथेसिस आपस में सिमिलर टाइप का फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है और प्लांट यूकैरियोट होते हैं, और अगर उनके बीच में डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है। तो इसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह पे काम करते हैं, जिनका नाम था CV नाइल या वैन नाइल, कॉर्नेलियस वैन नील इनका पूरा नाम है, CV नाइल करके आप याद रख सकते हो। इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस और प्लांट का फोटोसिंथेसिस केमिकल तौर पे अगर हम उसका इक्वेशन बनाएं जो उसमें बेसिक काम हो रहा है उसके तौर पे बहुत हद तक सिमिलर भी है और कुछ पॉइंट्स में डिफरेंट भी होता है, बहुत हद तक सिमिलर भी और कुछ पॉइंट्स में डिफरेंट भी होता है। जैसे अगर हम वापस से प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस करें, भाई प्लांट फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 बाई प्रोडक्ट बनते हैं, इसको बैलेंस करेंगे तो ये कुछ ऐसा बैलेंस हो जाता है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है प्लांट्स के लिए। सेम यही काम बैक्टीरिया भी करता है। सेम बैक्टीरिया CO2 को यूज़ करता है, ग्लूकोज बनाता है, लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, भाई ये जो वाटर है ये किसकी तरह काम करता है? प्लांट्स में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, ग्लूकोज बना देता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है ना, ये बैक्टीरिया अलग तरह का इस्तेमाल करता है। बैक्टीरिया वाटर को इस्तेमाल नहीं करता है। तो एक जर्नल इक्वेशन बनाओ, इसको बनाओ H2A, ग्लूकोज तो बनेगा ही, ग्लूकोज में कोई दिक्कत नहीं है, वाटर बनेगा ही, और 12A। बस फर्क देखना आप ध्यान से, क्या ग्लूकोज बनी रहा है? बिल्कुल। क्या वाटर बनी रहा है? बस फर्क क्या है, जो रिड्यूसिंग एजेंट अब की बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है H2A, वो अलग तरह का इस्तेमाल करता है। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट अलग तरह का इस्तेमाल कर रहा है तो ये जो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करते हैं उसकी जगह बैक्टीरिया कुछ और रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है वो हम जब रिड्यूसिंग एजेंट समझेंगे तो वो आ जाएगा। बैक्टीरिया जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करता है और प्लांट जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करता है उनमें फ़र्क है। जो प्लांट इस्तेमाल करता है वो H2O होता है और जो बैक्टीरिया इस्तेमाल करता है वो H2S होता है। क्योंकि प्लांट जो है वो H2O को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं H2S, तो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में सल्फर या फिर सल्फर कंपाउंड रिलीज होंगे। अलग अलग तरह के सल्फर कंपाउंड रिलीज होते हैं। तो बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन नहीं बनाता, सल्फर कंपाउंड बनाता है। इसीलिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एक और नाम होता है सल्फर बैक्टीरिया, जिसमें हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं उसको। अगर वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसकी बॉडी में ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है, या फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, अगर वो पर्पल कलर का पिगमेंट है पर्पल बैक्टीरिया उसको बुलाया जाता है।
तो ये जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के वो हमने यहाँ पे सारे समझ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पर होता है, हायर प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, वो कितने स्टेप्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन की बात करेंगे, फिर लाइट रिएक्शन को पूरा अच्छे से समझेंगे और डार्क रिएक्शन को पूरा अच्छे से समझेंगे। यही हमारे पूरे चैप्टर है।